very hearty welcome from the team of Legal Chronicle. And I personally would like to welcome every one of you. आपने टाइम निकाला इस लेक्चर के लिए, थैंक यू. मैं पूरी कोशिश करूंगा that I don't leave any stone unturned and you gain a very fruitful session in these 3 days. Okay, so before we start, एक कुछ मैं आपको guidelines देना चाहूँगा. Basically, if you have any question, any doubt or any issue, or if the session gets boring and you want to prompt anything, basically दो ऑप्शन है. You can either raise your hand, so not literally raise your hand. Zoom एक ऑप्शन देता है raise hands का. अगर आप फोन यूज कर रहे हो तो आप बॉटम में देखो अपने फोन के एक मोर ऑप्शन होगा. मोर ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, आपको रेज हैंड का ऑप्शन दिखेगा. और अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज कर रहे हो तो फिर आप फिर से बॉटम में स्क्रीन के देखो, आपको पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन दिखेगा. पार्टिसिपेंट्स में आप जाओगे तो वहां पे आपको एक स्क्रीन खुलेगा, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स. बॉटम में देखो जहाँ पे इनवाइट एंड ऑल का ऑप्शन है, वहां पे एक 3 डॉट्स बने हुए, 3 हॉरिजॉन्टल डॉट्स. उस पर क्लिक करो, उस पर आपको रेज हैंड्स दिखेगा. और ऑल्टरनेटिवली सिंपली आप लोग ऑब्वियसली चैट पे मेंशन कर सकते हो. इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, मैं जब भी उसे देखूंगा रिप्लाई कर दूंगा फॉर श्योर. ठीक है, सो विल बिगिन आवर टॉक. सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं. तो बिफोर आई स्टार्ट, ऑर्गेनाइजर्स हैव समथिंग फॉर यू. ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बुरा है, तो ऑर्गेनाइजर्स ने कहा वो हैंडल करेंगे. And I see a lot of smiling faces here. So okay, we will begin on the happy note with our day 1 on the talk of the doctrine of basic structure of the Constitution of India. So basically, whenever we hear, if you don't see the slides or any problem, just mention in the chat. Okay, I'll just continue. So whenever we talk about the doctrine of basic structure, दो आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के हमेशा पॉप अप करते हैं, जैसे यहाँ पॉप अप कर रहे हैं, आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368. Now, what is Article 13? Article 13 basically power देता है जुडिशियल रिव्यू का सुप्रीम कोर्ट्स को और हाई कोर्ट्स को. ठीक है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स. एग्जैक्टली अब जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? ठीक है, बेसिकली जुडिशियल रिव्यू का मतलब सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन रिव्यू एनी लॉ. मेंशन, नोट द वर्ड लॉ. सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन रिव्यू एनी लॉ जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर पास करेगा टू एंश्योर कि वो लॉ जो है वो किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर रहा है. अगर कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स वायलेट करता है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए. नाउ देयर इज अनदर आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 368. अब आर्टिकल 368 एग्जैक्टली क्या करता है? इट गिव्स द पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. इट मीन्स दैट बेसिकली द पार्लियामेंट कैन मेक एनी चेंजेस. कोई भी चेंजेस किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में और उसको चेंज किया जा सकता है बेसिकली, और ये पावर पार्लियामेंट के पास है. नाउ व्हेन आर्टिकल 13 एंड 368 क्लैशेस, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर रेज्ड. जैसे कि पहला, कैन फंडामेंटल राइट्स बी चैलेंज्ड? सेकंड, कैन फंडामेंटल राइट्स बी वायलेटेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? देन इफ अ फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड, will it be judicially reviewable under article 13? because like I said, article 13 तो बस लॉ को judicial review करता है, तो क्या constitutional amendment law है? and because of all these reasons there is a tussle between the Supreme Court and the Parliament. Okay, so this tussle between the Supreme Court and the Parliament is solved by a series of cases that we will be dealing in these 3 days starting from today. So let us see what we will be covering today. So first of all, we will be covering the Shankari Prasad case, the Sajjan Singh case, IC Golaknath, and what is the 24th amendment. And besides this, if you remember our poster, मैंने promise किया था कि मैं 10 facts आपको बताऊंगा basic structure के बारे में जो probably आपने नहीं सुना होगा. We will be covering some of these facts today as well. तो स्टार्ट करते हैं शंकरी प्रसाद से. अगर किसी को कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, चैट बॉक्स में डालिए या रेज हैंड करिए. आई विल मेक श्योर. वे बहुत सारे लॉज लाएंगे, बहुत सारे स्टेट में डिफरेंट लॉज पास किया गया. फॉर एग्जांपल मैसूर लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, बिहार लैंड एक्विजिशन एक्ट. ये सारे लॉज एनेबल करते थे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो एक्वायर करे लैंड. ठीक है, तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर किसी भी इंसान का लैंड एक्वायर कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिक बेनिफिट इन रिटर्न फॉर अ कंपनसेशन ऑब्वियसली. लेकिन कंपनसेशन वाज नॉट मेंशन्ड कि कितना होगा, क्या होगा. ऑल्सो दे वर नॉट बाउंड टू गिव द कंपनसेशन इन प्रॉपर्टी. तो आपका घर लिया जा सकता है 10 करोड़ का, बदले में आपको 1 करोड़ कैश दिया जा सकता है.
तो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर को फर्क नहीं पड़ता था वो सबसे, ठीक है, लॉ बने, सब कुछ हो गया, बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। क्यों? 1951, once again, right to property was still a fundamental right in 1951. स्टेट हाई कोर्ट्स में केसेस जाने लग गए ये बोलते हुए कि उनका राइट टू प्रॉपर्टी इज गेटिंग वायलेटेड बाय दीज लॉज एंड इट इज अ फंडामेंटल राइट। इनका बेसिकली दो कंटेंशन था, ओके। तो फर्स्ट कंटेंशन था कि राइट टू प्रॉपर्टी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन जो गवर्नमेंट को अलाउ करता है प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए। सेकंड कंटेंशन, right to property is a fundamental right, any law that violates right to property वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, as simple as that। जिसके वजह से आया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। among other things फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आर्टिकल 31A और 31B को ऐड किया। आर्टिकल 31A जो है वो बोलता है दैट द गवर्नमेंट कैन एक्वायर लैंड for the purpose of public benefit from any person without giving any reasons। बेसिकली तो याद है आरटीपी मतलब राइट टू प्रॉपर्टी में दो कंटेंशन था। फर्स्ट कंटेंशन देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन, नाउ देयर इज, अब है। आर्टिकल 31 स्पेसिफिकली गवर्नमेंट को एम्पावर करता है लैंड एक्वायर करने के लिए। सेकंड, राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट अगर करे तो लॉज फंडामेंटली लॉज जुडिशियली रिव्यूएबल है। आर्टिकल 31B एक 9 शेड्यूल ऐड किया, ओके। बेसिकली 9 शेड्यूल में जितने भी लॉज लिस्ट डाउन रहेंगे उनका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं है। दिस वाज मेंशन्ड इन आर्टिकल 31B। और ये सारे लॉज जो राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट करते थे उनको ऐड कर दिया गया 9 शेड्यूल में। इसका मतलब अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। इसलिए फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद के केस में। क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट वाज व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। आखिर क्या अमेंड किया जा सकता है? क्या इस तरह से एक प्रोविजन को ऐड किया जा सकता है? क्या इस तरह से लॉज को 9 शेड्यूल में ऐड करके राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट किया जा सकता है? लेट्स सी जजमेंट क्या था। तो बेसिकली कोर्ट ने यहाँ पे दो नए टर्मिनोलॉजीज यूज किए। पहला है लेजिस्लेटिव पावर और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। तो सिंपली कोर्ट ने ये कहा पार्लियामेंट जब लॉ बनाता है then it is using its legislative power, but parliament जब constitution को amend करता है then it is using its constituent power। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि legislative power से law बनता है और constituent power से constitution amend होता है। तो law judicially reviewable हो सकता है but constitution amendments reviewable नहीं हो सकते। तो ये हेल्ड किया गया था शंकरी प्रसाद में कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स आर नॉट जुडिशियली रिव्यूएबल। तो बेसिकली अगर आप देखो इसमें चैलेंज किया गया था वेदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें ऐड किया गया था कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो चैलेंज किया गया था, बट ये डिसाइड नहीं किया गया कि वेदर इट इज वैलिड और नॉट। ये बोला गया कि इट कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। Give me 1 second. Shreya is raising her hand. Let me see. Shreya. Yeah, Shreya. You can unmute yourself. Okay, we can't waste time. Okay, Shreya, you can unmute yourself later. As now you can put your question in your chat box if you want. We will proceed. So after Shankari Prasad basically अब है सज्जन सिंह। आफ्टर शंकरी प्रसाद अब है सज्जन सिंह केस। ओके, सज्जन सिंह केस बेसिकली 1965 में आया था। तो एग्जैक्टली कुछ डिफरेंट या कुछ न्यू नहीं हुआ था। ओके, गिव मी 1 सेकंड। ओके आकृति, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah, so she's asking whether she's asking what are the added amendments. So what was added through the amendment? That is what Shreya is asking. Okay, from the first amendment. Yeah, what is added through that amendment? Acha, okay, give me 1 second. Fine. Thank you, Akriti. So as I told you, in the first amendment, Article 31A and 31B was added. Now see,
There were a lot of other things added, like if you know article 15 clause 4 was added, but these are not for the matter of discussion in basic structure. तो 15 clause 4 बेसिकली क्या है ना, वो अलाउ करता है रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, फॉर एससी एंड एसटी, बट वो हमारे मैटर के लिए नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर से डील कर रहे हैं, तो हम इसलिए आर्टिकल 31A और 31B पे फोकस कर रहे हैं. तो these two articles are added. So if I have cleared your question, I will proceed with my next case, that is सज्जन सिंह. तो सज्जन सिंह में बेसिकली क्या हुआ था, तो कुछ न्यू नहीं है, ठीक है. बहुत सारे स्टेट बहुत सारे लॉज पास कर रहे थे स्पेसिफिकली जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए. 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इन सारे स्टेट लॉज को 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया. तो अगर आप देखोगे तो अब 9th शेड्यूल क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. ओके, तो कुछ भी ऐड करने के लिए यू नीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो इसलिए 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था और सारे स्टेट लॉज को 9th शेड्यूल में ऐड किया गया, जिसका मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अब उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते. Once again, same question of law was raised in this case as well. What is the extent of amending power of parliament when it comes to fundamental rights, when it comes to judicial review? और इसमें जजमेंट कुछ भी अलग नहीं था, सेम जजमेंट था. कोर्ट ने कहा कि शंकर प्रसाद ऑलरेडी सेटल कर चुका है, और कोर्ट ने फिर से वही कहा कि लॉ, बेसिकली कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स के अंदर जो भी अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं वो लॉ नहीं है, और अगर वो लॉ नहीं है तो वो जुडिशियली रिव्यूएबल भी नहीं है. लेकिन इस केस में मेजॉरिटी जजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं था, इस केस का माइनॉरिटी जजमेंट इंपॉर्टेंट था. डिसेंटिंग ओपिनियन, नाउ आई एम सपोजिंग दैट एवरीवन नोज डिसेंटिंग ओपिनियन, फिर भी मैं शॉर्ट में बताता हूँ. तो बेसिकली इफ देयर आर 5 जजेस ऑन अ बेंच, 3 जजेस जो डिसाइड करते हैं वो होता है मेजॉरिटी जजमेंट, और जो माइनॉरिटी जजमेंट होता है, जो 2 जजेस या उनमें से कोई एक डिसाइड करता है, वो होता है माइनॉरिटी, वो उससे कहते हैं हम लोग डिसेंट. ठीक है, तो इस केस में 2 डिसेंट था, जस्टिस हिदायतुल्लाह का और जस्टिस मुधोलकर का. जस्टिस हिदायतुल्लाह और मुधोलकर के अकॉर्डिंगली बेसिकली दे सेड कि पार्लियामेंट कोई भी डिफरेंट वे में, जस्ट अ सेकेंड, okay, I have a question from Rashmi. She is asking that agar right to property was supposed to be amended or removed, why was it added to the constitution? So basically Rashmi, see, you see in 1951 it was the constituent assembly that was in the parliament, right? So they added the right to property. Right to property क्या होता है? Right to property means you have a right to own and manage your property without government interference. लेकिन as any other right there are reasonable restrictions. ये ऑब्वियसली उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका नहीं सोचा था कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस में वो एग्जैक्टली क्या पुट करेंगे. तो राइट टू प्रॉपर्टी हटाया नहीं गया, वो अभी भी राइट है, सब्जेक्ट टू सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, जिसमें से एक रेस्ट्रिक्शन है कि गवर्नमेंट कैन एक्वायर इट फॉर पब्लिक बेनिफिट. और ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉपर्टी का राइट हटा दिया गया और अब वो ओन नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते. दे कैन स्टिल ओन इट, दे कैन स्टिल मैनेज इट. बट जैसे कि आपको पता होगा एमिनेंट डोमेन, इट अलाउज द गवर्नमेंट इवन टुडे टू टेक द प्रॉपर्टी इन रिटर्न ऑफ अ फेयर कंपेंसेशन सो दैट द गवर्नमेंट कैन टेक केयर ऑफ द पुअर एज वेल. तो सिंपली यही डॉक्ट्रिन वहां पे यूज की गई थी इन अ डिफरेंट फॉर्म विदाउट यूजिंग द वर्ड्स एमिनेंट डोमेन. ठीक है, या ओके, I'll proceed to the dissent. Okay, so Justice Hidayatullah and Justice Mudholkar said that even when the parliament is amending the constitution, उनका capacity change नहीं हो जाता है. As in अगर उनका capacity law making है तो वो law making ही कर रहे हैं. Constitutional amendments भी law है and it is still judicially reviewable. But the thing is that ये जो opinion है ये सिर्फ Justice Hidayatullah का था. It is usually associated with Justice Mudholkar, जिसने अपना separate opinion दिया था जो usually hidden होता है. And that will be your fact number 1 for today. Justice Mudholkar's forgotten dissent. तो बेसिकली जस्टिस मुधोलकर ने एग्जैक्टली क्या कहा था, हम सबको ये पता है बेसिकली कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती में आया था. ये भी थोड़ा आइडिया है कि ये किसी जर्मन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, बट ये ही यहाँ पे फैक्ट है. बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट पहली बार इंडिया में जस्टिस मुधोलकर ने अपने डिसेंट में मेंशन किया था. टू कोट हिम, जस्टिस मुधोलकर ने कहा था, The preamble of the constitution mentions certain basic features of the constitution which cannot be amended by the parliament using its constituent powers. तो बेसिकली मुधोलकर, जस्टिस मुधोलकर के हिसाब से प्रीएम्बल में जो कुछ भी मेंशन्ड है, मोस्ट ऑफ देम आर बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन नॉट बी अमेंडेड.
नाउ वंस अगेन नोट, यूजुअली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस खुद से डिस्कवर नहीं करते हैं, वो बेस्ड करते हैं ऑन सम अदर जजमेंट. सिमिलरली जस्टिस मुधोलकर ने भी अपना ये रेशियो बेस किया था एक दूसरे जजमेंट, व्हिच बिकम्स आवर फैक्ट नंबर 2, एंड दिस इज द केस. मिस्टर फजलुल चौधरी वर्सेस अब्दुल हक. सो दिस इज अनदर सुप्रीम कोर्ट केस जिसमें पहली बार बेसिक फीचर के बारे में बात किया था, जिसपे रिलाई करके जस्टिस मुधोलकर ने इंडिया में अपना डिसेंट दिया. Anyone have any idea like from which Supreme Court did this case come from? किसी को कोई आइडिया है? You can raise your hand अगर आपको आंसर करना है तो. I will proceed. Okay, fine. Privy Council, no, that is wrong. It is a Supreme Court, like a normal Supreme Court. Okay, so it came from the Pakistani Supreme Court. Yeah, Akriti raised her hand, but it's fine. It came from the Pakistani Supreme Court. So Chief Justice Cornelius held that Pakistani constitution has certain basic features which cannot be amended by the Pakistani parliament. Now this judgment influenced Justice Mudholkar a lot, and therefore he used it in his dissent. This is Mudholkar's forgotten dissent, and these two facts have been covered. Now I will move with the most important judgment before Keshavananda Bharati, IC Golaknath. And it is most important only because of this fact. 11 judges bench. So basically the Supreme Court thought that कि 11 judges bench बैठाएंगे and it will be settled for once and for all, but ऐसा हुआ नहीं obviously. तो अब आप डेट ऑफ जजमेंट देखोगे 1967, तो बहुत टाइम पास नहीं हुआ है, हार्डली 2 years, तो कुछ भी नया नहीं हुआ था. पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट एंड मैसूर लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, ये दो वापस से सिमिलर लॉज हैं जो प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड फ्रॉम द जमींदार्स, और इन दोनों लॉज को वापस से 9th शेड्यूल में ऐड कर दिया गया था बाय द 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि ऑलरेडी सज्जन सिंह में चैलेंज किया गया था. इस 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को वापस से आईसी गोलकनाथ में चैलेंज किया और एक हायर बेंच बैठाया गया डिसाइड करने के लिए इसको कि आखिर एग्जैक्टली पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड है या अनलिमिटेड है. अब आईसी गोलकनाथ का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सेवरल पॉइंट्स आए थे जजमेंट में. Let us see what is the judgment exactly. Okay, so before we understand the judgment, आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे. जैसे कि पहला आर्टिकल 245. आर्टिकल 245 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? बेसिकली इट अलाउज द पार्लियामेंट, it allows the parliament to make laws. Okay, it allows the parliament to make laws for the union and state legislatures to make laws for the state. Simply, it is the law making power of the parliament. Okay. नेक्स्ट आर्टिकल 368. आर्टिकल 368 एग्जैक्टली क्या है? बेसिकली पूरा आर्टिकल 368 अपने लिए अभी रेलिवेंट नहीं है, वो मैं डील करूंगा वापस से डिटेल में. एज ऑफ नाउ आप देखो मार्जिनल नोट क्या बोलता है. मार्जिनल नोट आर्टिकल 368 का बोलता है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, प्रोसीजर. नाउ कोर्ट ने एक एनालॉजी डिस्कवर किया दैट कहा कि 368 जो है वो पावर तो मेंशन करता ही नहीं है, वो तो बस प्रोसीजर लिखता है. बट इसका मतलब क्या है कि लाइक पावर मेंशन नहीं करता है, प्रोसीजर मेंशन करता है. बेसिकली इसका मतलब ये है कि पावर डिराइव किया जाता है आर्टिकल 245 से. वन सेकेंड, कितने सारे लोग एडमिट होने बाकी हैं अभी. आई थिंक आई जस्ट टेक अ 1 minute ब्रेक एंड एडमिट एवरीवन. बस 1 सेकेंड दो, सबको एडमिट कर लेने दो. एंड यस सुखमुख, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. Could you just explain the parking code again, like the case again, like in detail? Yeah, sure, like, sure. what was it? Thank you so much. Yeah, I will. Okay, we will begin from IC Golaknath once again. So IC Golaknath case is important because of the 11 judges bench, because the 11 judges bench has never been constituted again, constituted before. इसमें क्या हुआ था? 1967, once again as I told you, 1965 में सज्जन सिंह डिसाइड किया गया था, तो बहुत टाइम नहीं पास हुआ था, बस हार्डली 2 years. तो कुछ नया नहीं हुआ था. सिंपली ये दो लॉज जो हैं, लैंड सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स, पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट और मैसूर लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, दीज टू लॉज वर अगेन एडेड टू द 9th schedule by the same 17th Constitutional Amendment Act, and this 17th Constitutional Amendment Act was challenged once again in IC Golaknath. ठीक है.
अब इसमें क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि वेदर द पावर ऑफ अमेंडमेंट इज लिमिटेड और इज इट अनलिमिटेड. नाउ लेट अस सी द जजमेंट वंस अगेन एग्जैक्टली क्या था. तो लाइक आई सेड, नोट करना जजमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बट ठीक है, एनालॉजी बेस्ड है, तो यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली. Like I said, pehla thing, you have to understand what is Article 245. Article 245 is that provision of the Constitution that allows the Parliament and state legislatures to make law. ठीक है, यहाँ पे specifically लिखा है Parliament may make laws for the territory of India and state legislatures may make law for the whole or any part of the state. इसका मतलब ये एक simple law making power है, और क्योंकि may word यूज किया है तो इसलिए ये पावर है, ये डिस्क्रिप्शन देता है, उनके लिए ये बाइंडिंग नहीं. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट रेलिवेंट आर्टिकल जो कि आर्टिकल 368 है. आर्टिकल 368 ये अमेंडमेंट से पहले है. प्रेजेंट आर्टिकल 368 ऐसा नहीं है, वो चेंज हो चुका है, बट हम लोग के लिए ये रेलिवेंट है क्योंकि आईसी गोलकनाथ के टाइम पे यही था. तो इसमें लिखा हुआ है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. द वर्ड पावर इज नॉट मेंशन्ड. दैट इज व्हाट द कोर्ट सेड इन दिस केस कि पावर, आर्टिकल 368 ओनली गिव्स द प्रोसीजर. इट मीन्स पावर कहीं से तो आना चाहिए. तो उन्होंने कहा पावर कम्स फ्रॉम आर्टिकल 245, 246 एंड 248. बेसिकली दीज आर आर्टिकल्स फॉर लॉ मेकिंग. आर्टिकल 245 गिव्स लॉ मेकिंग पावर. 246 के अंदर वो शेड्यूल 7 ड्राफ्ट किया गया है. तो दीज आर ऑल लॉ मेकिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट. तो कोर्ट सेड कि सिंस 368 डज नॉट गिव पावर, पावर कम्स अंडर आर्टिकल 245 and anything made under article 245 is a law, and if it is a law it is judicially reviewable. So basically IC Golaknath overruled the Sajjan Singh and Shankari Prasad case and said, yeah, one second, okay, fine. Okay, anyone has any questions so far regarding the cases we have done, the Shankari Prasad, the Sajjan Singh? Fact 1 regarding Mudholkar's dissent. In Mudholkar's dissent, he relied upon a Pakistani Supreme Court case, Fazrul Qadr Chaudhary versus Abdul Haq. And now we are doing the IC Golaknath case. A quick review, just for if anyone missed. So we'll proceed. IC Golaknath में बस इतना नहीं था. There are a lot of other things. First thing is done that there is no provision for power, only procedure. Power comes from Article 245. It means it is a law. Second thing, I hope everyone knows what is retrospective and what is prospective. I'll just tell you how it is used. A law made by the parliament, matlab basically a statute, is always prospective in nature. It means that suppose आज एक law आता है on 6 July 2020, उसका effect आज से या आज के बाद से ही होगा. इसके पहले कुछ भी किए गए उस पे उसका कोई effect नहीं होगा. On the other hand, a judgment is always retrospective. It means that अगर एक जजमेंट आ जाता है on 6 जुलाई 2020, उसका इफेक्ट होगा 26 जनवरी 1950 से. Now can anyone tell why 26 January 1950 exactly? You can raise hand or you can simply chat. Anyone? Why 26 January? नहीं, ठीक है, fine. So basically 26 January 1950. Okay, Akriti Vikas raised hand. Okay, Akriti. Yes, Akriti, you can unmute. Because that is the day when the constitution was signed by the Constituent Assembly. Yeah, okay. Thank you so much, Akriti. So basically 26 January 1950 is the date in which our constitution came into effect. Okay. So that is why anything which violates fundamental rights after that date is a void ab initio. It means it is void from that date itself. So it always has a retrospective application. Now अब imagine करो, suppose IC गोलकनाथ 1967 में अगर बोलता कि 1951 से जितना कुछ भी किया गया है सब गलत है, तो कितने जमींदार आ जाते अपना केस लेके. ये सबको अवॉइड करने के लिए कोर्ट ने यूज किया प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग. ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग. ये एग्जैक्टली क्या है वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिख जाएगा. देखो, तो बेसिकली कोर्ट ने कहा पार्लियामेंट विल हैव नो पावर फ्रॉम द डेट ऑफ दिस डिसीजन टू अमेंड एनी प्रोविजंस ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसका मतलब पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट अब अमेंड नहीं कर सकता, लेकिन फ्रॉम द डेट ऑफ दिस डिसीजन
इसका मतलब इसके पहले जो राइट टू प्रॉपर्टीज लिए गए थे वो लोग के पास कोई रेमेडी नहीं है, वो लोग कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, इस डिसीजन के आफ्टरवर्ड्स कोई भी कुछ भी किया जा सकता है बेसिकली। या सुमुख सेड द आंसर, सॉरी आई स्किप्ड इट। Okay, so you understood the concept of basics, you understood the concept of prospective overruling. Last point जो हेड किया गया था आईसी गोलकनाथ में, मीनिंग ऑफ अमेंड। कोर्ट ने डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड अमेंड को यूज किया और बोला अमेंड डज नॉट मीन एडिशन, वेरिएशन ऑफ रिपील। एडिशन मतलब ऐड करना, रिपील मतलब हटा देना, वेरिएशन मतलब बेसिकली नए क्लॉजेस को घुसा देना, ठीक है। इट ओनली इंक्लूड्स इम्प्रूवमेंट्स और ऑल्टरेशंस। तो अगर आपको याद हो तो पार्लियामेंट ने एग्जैक्टली क्या किया था, पार्लियामेंट ने बेसिकली 31A ऐड किया, 31B ऐड किया, 9th शेड्यूल ऐड किया, ये सारा कुछ ऐड किया जो कि आईसी गोलकनाथ के हिसाब से पावर में नहीं आता है, बिकॉज दीज आर एडिशंस। तो ये थे 3 रेशियो आईसी गोलकनाथ के, इसे आप याद रखो, आगे मैं इसे एक बार रिवाइज कराऊंगा क्योंकि हमें ये जरूरत पड़ने वाला है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा थर्ड फैक्ट आने वाला है, इसलिए मैं आपको पहले एक चीज समझा देता हूँ। आईसी गोलकनाथ केम लाइक अ ब्लो टू द पार्लियामेंट, क्योंकि अभी तक अगर आप देखो तो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह हैंड इन हैंड चल रहे थे, क्योंकि कोर्ट्स ने कहा कि ये सब फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्लियामेंट के पास पावर है, वो जो चाहे कर सकता है, तो कोई इशू नहीं है। आईसी गोलकनाथ पहला ब्लो था पार्लियामेंट के फेस पे, और अब आया सेकंड ब्लो पार्लियामेंट के फेस पे, जो कि आपका है फैक्ट नंबर 3। यूजुअली हम लोग आईसी गोलकनाथ के बाद सीधे केशवानंद भारती को रिलेट करते हैं और बीच में एक केस यूजुअली भूल जाते हैं, यह है वो केस, माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। प्रोबेबली बहुत लोगों को ये केस प्रिवी पर्स केस के नाम से पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए बताया गया, ये फैक्ट नंबर 3 है। एग्जैक्टली अब इस केस में क्या है, तो बेसिकली सबसे पहला चीज, प्रिवी पर्स होता क्या है? किसी को पता है प्रिवी पर्स क्या होता है? इट विल बी अ हेल्प अगर मुझे नहीं बोलना पड़ेगा। Yeah, okay. So like Sumuk answered that it is a sum given to Raj Pramukh as promised by Government of India. Exactly, it is right answer. I will just elaborate. So basically क्या हुआ था? Before India received its independence. Yeah, Rashmi also said the same thing. Princely state ruler. This is more appropriate. Princely state rulers. तो क्या हुआ था? Before India gained independence, provinces में divided थे and every province had its prince or princess or a queen or king. Okay. When it was decided that all these provinces will be added into India, there was an agreement, और agreement का part था that an amount of money will be given to all these princes by the government of India even after independence. ये जो amount of money होता है given to the rulers of that time states and their successors, उसको कहते हैं privy purse, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। डेट ऑफ द जजमेंट आप देखो 1971, ओके, और ये वो इसको आप रिलेट कर सकते हो ये सोच के कि 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, ओके। तो बेसिकली 1970 और 1971 का जो पीरियड था वो और वर्सन हो गया था। इंडिया ऑलरेडी पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से चल रहा था, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश को लेकर इश्यूज होने लग गए ऑब्वियसली, जो कि रिजल्ट किया 1971 वॉर में। इकोनॉमिक कंडीशंस वर्सन होता जा रहा था, जिसके वजह से कोर्ट ने डिसाइड किया, जिसके वजह से बेसिकली इंदिरा गांधी गवर्नर ने डिसाइड किया कि वो प्रिवी पर्स ले लेगी। इसका मतलब और प्रिवी पर्स अब नहीं दिया जाएगा प्रिंसेस को, ठीक है। इस पर्पस के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में 1970 में। वो बिल एक वोट के कारण फेल हो गया। इसका मतलब बिल पास नहीं हो सका और प्रिवी पर्स एग्जिस्ट करने लगा, और अब इंदिरा गांधी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तब उसने यूज किया आर्टिकल 366 क्लॉज 22। यूजुअली आर्टिकल 366 क्लॉज 22 नहीं पता होता नॉर्मली। बेसिकली आर्टिकल 366 क्लॉज 22 सिंपली वर्ड्स में बोले तो वो डिफाइन करता है रूलर को, रूलर क्या होते हैं, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 366 क्लॉज 22 प्रेसिडेंट को पावर देता है टू रिकॉग्नाइज एनीवन एज अ रूलर or unrecognize anyone as a ruler. So when this bill failed by one vote, Indira Gandhi asked the president of that time, it was V.V. Giri. Indira Gandhi asked President V.V. Giri to pass an order and unrecognize all the rulers, and that was done. अब कोई रूलर ही नहीं रहा तो प्रिवी पर्स देना ही नहीं पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्व्ड।
this presidential order was challenged in Madhavrao Sindhya. So basically Madhavrao Sindhya was a king. I don't know his first name. It's like Maharaja Dhiraj, something very long. So he was a Maharaj and he was entitled to privy purse, and he challenged this presidential order, claiming that this is violation of his right. And this case is no more significant. The judgment was that privy purse has to be given. Judgment, basically the presidential order was struck down by the Supreme Court. कोर्ट ने कहा कि नहीं, privy purse आपको देना ही पड़ेगा, चाहे कितना ही इकोनॉमिक कंडीशंस वीक हो. ये एक अग्रीमेंट फॉर इंडिपेंडेंस है, तो ये देना पड़ेगा. तो ये हो गया. बट दिस वाज द सेकंड ब्लो ऑन द फेस ऑफ द पार्लियामेंट. तो अब आप देखो, तो अब पोजीशन इक्वल होता जा रहा है. पहले पार्लियामेंट था और सुप्रीम कोर्ट एक साइड था, अब सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए. तो प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो दिस इज लाइक अ बॉलीवुड मूवी. ठीक है, तो आप देखो तो ये एक बॉलीवुड मूवी से रिलेट कर सकते हो. एक बॉलीवुड मूवी जिसमें दो सुपरस्टार्स है, बेसिकली जिसमें दो लीड एक्टर्स है, विलन नहीं. ठीक है, आई मीन मेरे दिमाग में यही मूवी आया, जेन्युइनली बोले, स्टूडेंट ऑफ द ईयर. ओके, on one hand we had Varun Dhawan, the first one, not the second, student of the year. One hand we had Varun Dhawan, smart, usually challenging, parliament की तरह. On the other hand we had Siddharth Malhotra, who usually does the right thing at the right time, like our judiciary or the Supreme Court. पहले वरुण धवन, आई मीन पार्लियामेंट ने एक ब्लो दिया, फिर जुडिशरी ने एक ब्लो दिया, फिर पार्लियामेंट ने दिया, और माधवराव सिंधिया से जुडिशरी ने एक और ब्लो दिया, और अब टाइम था पार्लियामेंट का. And this time the blow came in the form of the 24th amendment, the controversial 24th amendment. अब exactly 24th amendment में हुआ क्या था? Give me one second. Yeah. तो 24th amendment में basically आर्टिकल 368 को अमेंड किया गया. अब इससे पहले मैं आपको दिखाऊं exactly क्या हुआ था. I want to remind you, IC गोलकनाथ में 3 रेशियो थे. ठीक है, याद रखिए. पहला रेशियो, that article 368 does not use the power word. सेकेंड रेशियो, आर्टिकल 368 में जो वर्ड अमेंड यूज्ड है, अमेंड मींस ओनली टू ऑल्टर और चेंज एंड नॉट ऐड और रिपील. और तीसरा रेशियो, दैट आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉज हैं, इट विल अप्लाई टू आर्टिकल 368 एज वेल. तो अब 368 का जो अमेंडमेंट है वो पहले जो था वो ऐसा दिखता था, एंड आफ्टर द 24th amendment it became this. Now see the changes. The word power was added to the marginal note. Marginal note means the heading of the provision. It says power of the parliament to amend the constitution and procedure thereof. First point of Golaknath, gone. Second thing, clause 1 was added. So if you see, there is no clause because there was only one clause. Now there is clause 1, 2 and clause 3 in the bottom. If you can see, I'll mark it. Yeah. So clause 1 was added and it said, simply define the word amend. It said amend by way of addition, variation and repeal. तो basically अब क्या हुआ? One second. हाँ, okay, fine. तो basically अब क्या हुआ? अमेंडमेंट का मीनिंग को वाइडन कर दिया गया. गोलकनाथ का सेकंड पॉइंट क्लियरली ओवररूल्ड, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है तो नो वन कैन डू एनीथिंग. और तीसरा चीज जो गोलकनाथ ने कहा था कि आर्टिकल 13 में ये लॉ है, ये रहा. क्लॉज 3 में स्पेसिफिकली ऐड कर दिया गया दैट नथिंग इन आर्टिकल 13 विल अप्लाई टू द अमेंडमेंट मेड इन दिस आर्टिकल. वन सेकंड, समवन रेज देयर हैंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड. Who raised their hand? Okay, whoever raised your hand, I can't see it, so probably you have lowered it. If you have any doubt, just raise your hand again or mention in the chat box. I will proceed. So basically you can see कि IC गोलकनाथ को पूरी तरह से ओवररूल कर दिया गया. 3 रेशियो, तीनों गॉन बाय द 24th अमेंडमेंट एक्ट. अब 24th अमेंडमेंट एक लौता ब्लो नहीं था जो पार्लियामेंट ने दिया बिकॉज ऑफ माधवराव सिंधिया एंड IC गोलकनाथ. इसके साथ बहुत सारे और अमेंडमेंट्स आए, बट अपने काम के 3 और अमेंडमेंट है. द 25th अमेंडमेंट, द 26th अमेंडमेंट एंड द 29th अमेंडमेंट. तो शॉर्ट में बोले तो 25th अमेंडमेंट वंस अगेन आर्टिकल 31 अलाउ करता है गवर्नमेंट को कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी. इट वाज एक्सपेंडेड. बेसिकली नाउ कोई भी तरह का कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अगर किया जाएगा, वन सेकेंड, yeah, fine. Deepika answered one more question, I just skipped that too. Yeah, okay. So basically compulsory acquisition of property, again no fixed compensation was provided. The similar thing, there was no fixed compensation.
It means that government can give any amount of compensation. It can be given in cash, it can be given in kinds. कुछ भी decided नहीं था, मतलब arbitrariness. गवर्नमेंट ने अपने लिए सारे पावर रख लिए कि उन्हें जो सही लगेगा वो करेंगे, जिसके वजह से राइट टू प्रॉपर्टी खत्म हो गया. 26th अमेंडमेंट में आ जाते हैं. 26th अमेंडमेंट सिंपली प्रीव्यू पर्स के ऑर्डर को हटाने के लिए था. याद करिए, मदर ऑफ इंडिया में कोर्ट ने कहा था कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इनवैलिड है. 24th, अच्छा ओके, आई स्किप्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. one second, who unmuted themselves? नहीं, all good, ठीक है. I skipped one important thing. What happened after Madhura Sindhya case? So basically, what happened after Madhura Sindhya case? Indira Gandhi dissolved her own Lok Sabha. Basically, she dissolved her own government by asking B.V. Giri to dissolve it. Why? So that she can gain more majority. In 19, तो एक और चीज है, अपना जो आज का पॉलिटिकल कंडीशन इतना बुरा है इसके वजह से है. टिल 1971 फ्रॉम 1950 द इलेक्शंस एंड द इन द सेंटर एंड द स्टेट साथ में ही हो रहे थे. बट 1971 में इंदिरा गांधी ने अनटाइमली पार्लियामेंट डिसॉल्व कर दिया, जिसके वजह से पूरे प्रॉब्लम्स हो गए. और उसके बाद हर स्टेट्स ने ये फॉलो करना स्टार्ट कर दिया. तो एग्जैक्टली क्या हुआ था, उसके बाद री इलेक्शन हुए और इंदिरा गांधी वापस से पावर में आई, और इस बार मोर मेजॉरिटी के साथ. एग्जैक्टली व्हाट शी हैड एक्सपेक्टेड. एंड बिकॉज ऑफ मोर मेजॉरिटी दिस 24th अमेंडमेंट वाज ब्रॉट, क्योंकि अब कोई था नहीं रोकने को. वो वन वोट जो लैग कर रही थी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. नाउ यू कैन सी दिस एज एन एग्जांपल ऑफ डिक्टेटरशिप या फिर लीडरशिप, वो आपका चॉइस है, बट दिस इज व्हाट हैपेंड. And because of this absolute majority, article 25th amendment, 26th amendment, 29th amendment, सारे amendments लाए गए बिना कोई रोक टोक के, बिना किसी तरह का obstruction के. So coming back to 26th amendment, privy purse judgment में जिसने कहा, जो कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि privy purses allowed है और presidential order invalid है. अब 26th amendment से उस judgment को completely overrule कर दिया गया. और lastly 29th amendment, okay, someone wants to join the room now. ओके, 29th अमेंडमेंट में दो लॉज जो हैं, केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट और अमेंडमेंट टू द केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, इन्हें 9th शेड्यूल में ऐड किया गया था. नाउ दीज लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो दीज ऑल प्रोविजंस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज प्रोविजंस वर चैलेंज्ड इन द केशव नंदा भारती केस. These provisions are challenged in the basic structure doctrine case, and unfortunately today's event is still here. We will be discussing the Keshav Nanda Bharti case in detail tomorrow. I received a lot of requests on the Google form that we had circulated for registration that deal with all the majority and minority judgments, what everyone said. Some of you even asked that what was argued by Palkiwala and Sirvai that made the judgment historical. Everything will be discussed in detail tomorrow. Everything will be discussed in detail tomorrow. Please turn up, do turn up. We'll be discussing all the majority judgments one by one, all the minority judgments one by one. I'll be showing you what is the basic structure doctrine specifically, exactly. And like we shared 3 important facts today. Remember Mudholkar's dissent, the Pakistani Supreme Court case, and Madhura Sindhya case, which is in between of IC Golaknath and Keshav Nanda Bharti, usually forgotten. And if you want more such facts, join tomorrow. I have 4 more facts prepared for tomorrow specifically for you. So please turn up. Thank you for being such a patient audience. And one last thing, the organizers have asked me to do this. Take the quiz. There is a quiz on the basic structure doctrine on 10th July. Do take the quiz. By now you might have received on your chat boxes the registration for the quiz. They will also be sending the registration link and everything in your WhatsApp group. But I will personally not ask you to take the quiz. I will ask you to win the quiz. You have an upper hand on all others. And if I am teaching you, obviously I prefer कि कोई मेरा बंदा जीत जाए instead of कोई बाहर वाला बंदा जीते. You have upper hand. You have all the answers in your hand. Just take the quiz and check yourself. किसी को कोई question है, this session will remain open for next 5 minutes. Use the chat option because so many people will raise hands. It will not be possible for me. Type your questions in the chat. The chat box is open before me. I'll just see and answer it. And also if you don't have like any question or you want to deliberate on it, not a problem.
आप द लीगल क्रॉनिकल से आप बात कर सकते हो, वो आपको उनके सोशल मीडिया का लिंक दे देंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम एंड ऑल. यू कैन कमेंट देयर. Also, this is only the day 1 of the talk. We have day 2 and day 3 to go. Give important suggestions. Give the suggestions on the group, on the social media, whatever you want. Remember, all the suggestions are accepted. And also one thing, like Akriti mentioned on the group, I saw there is no dumb question. Exactly, there is no dumb question, there is no stupid question. You can ask whatever you want, you can suggest whatever you want. Okay, probably there are no questions. If Akriti, you want to say anything to them as an organizer, I will just unmute you. You can take over from here. Thank you, Ashish. I want to inform all of you that if you have any further questions, doubts, you can mail us, you can DM us on Instagram or Facebook. You can put up your questions also on the WhatsApp group. And if you have any other friends who are interested in this talk, because we will be dealing with Kesav Nanda Bharti in detail, and it has taken a lot of effort for Mr. Ashish Agarwal to actually prepare this talk for you. I urge you all to bring your friends, and we are trying to help everyone, and I hope you do that for your friends and anyone else who is interested in learning. Thank you so much for being here. See you tomorrow. Bye, guys. Thank you so much, Akriti. Okay, guys, so I'll be turning off the session now. I hope to see all of you tomorrow. Have a very good day. See you.